हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोशन, वेदिका, मानिंदर, मनोज, उत्कर्ष, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और हालचाल बता दीजिए। कंजंक्शन कंटिन्यू करते हैं जब तक कि आप बताओगे मैम हालचाल भी ठीक है और ऑडियो वीडियो भी ठीक है। फटाफट बता दीजिए सो दैट वी स्टार्ट द सेशन। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोग ये नोट पे थे ना, इफ के साथ देन का यूज नहीं होता है, जैसे कल मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। ठीक है, आज फटाफट कंटिन्यू करते हैं। कल मैं कोशिश करती हूँ कंजंक्शन खत्म करने के लिए, फिर आपको शीट दूंगी। ठीक है, लव फ्रॉम त्रिपुरा। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की ब्यूटी है, वी हैव पीपल ऑल ओवर इंडिया। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमने किया था ना कि इफ के साथ, ठीक है, इफ के साथ देन कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। इफ के साथ देन नहीं होता है। ओके, देन कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। इतना दूर तक किया था, ठीक है, इतना दूर तक किया था। देन की जगह कॉमा लगा दिया। फिर मैंने चौथा भी लिखा था, व्हेन के साथ भी देन नहीं होता है। व्हेन ही कम्स देन आई विल गो, ये गलत इंग्लिश है। व्हेन के साथ देन नहीं लगाना है, कॉमा लगा देना है। इफ के साथ भी देन नहीं लगाना है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अब और भी लिखते जाइए। फोर्थ फिफ्थ में ऐसा भी आ जाता है, एज ही वॉज बिजी सो ही कुडेंट डू द वर्क। वो चूंकि वो बिजी था इसलिए वो काम नहीं कर पाया। ठीक है, एज ही वॉज बिजी सो ही कुडेंट डू द वर्क। और नीचे मैंने लिखा एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा पाओ। देखो, हाँ, एज यू सो शैल यू रीप। तो कई बार बच्चे रट लेते हैं कि मैम एज के साथ सो नहीं आता है। यहाँ जो एज के साथ सो आया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ एज सो हटा के कोई कंजंक्शन हटेगा, उसके बदले कॉमा लगा देना। यहाँ एज का मतलब क्या है? यहाँ का एज कारण बता रहा है। यहाँ एज क्या पता चल रहा है? चूंकि वो बीमार था। यहाँ का एज ओवर हियर इज डिनोटिंग रीजन। ठीक है, यहाँ का एज कारण बता रहा है, और सो भी तो रीजन ही बता रहा था। ठीक है, चूंकि वो बीमार था इसलिए वो काम को नहीं कर पाया, तो इसलिए भी तो कारण बता रहा है। तो एज वर्ड इज ऑलरेडी डिनोटिंग रीजन, देन नॉट टू यूज सो अगेन। जब एज कारण बता ही रहा है उसके जगह सो मत लगाना। ठीक है, दो कारण बताने वाले वर्ड्स एक साथ नहीं आएंगे, कॉमा लगा देना। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो करेक्ट है, यहाँ एज का मतलब अलग जा रहा है। यहाँ एज का मतलब हो गया जैसा बोगे वैसा पाओगे। ठीक है, जैसा वैसा का सेंस जा रहा है। तो यहाँ का एज ओवर हियर इज नॉट डिनोटिंग एनी टाइप ऑफ रीजन, एंड सो इज ऑल्सो नॉट डिनोटिंग एनी रीजन। तो यहाँ एज के साथ सो करेक्ट है, बट यहाँ जहाँ पे एज कारण बताए ना उसके साथ सो मत लगाइए, उसके साथ सो नहीं लगाना है। हाँ, उसी तरह ऐसा भी आ सकता है ना, एज, या ऐसा भी कर सकते हो, since he was absent so he couldn't do the work। या ऐसा भी लगा सकते हैं,
7th नंबर पे, as he was absent, therefore he couldn't do the work. ये भी गलत है, ठीक है। इसमें गलती क्या है? सिंस इज ऑलरेडी डिनोटिंग रीजन। सिंस यहाँ कारण बता ही रहा है और सो भी कारण बता रहा है, तो यहाँ पे सो मत लगा। यहाँ पे एज कारण बता ही रहा है और देयरफॉर भी कारण बता रहा है, हटा देना, कॉमा लगा दे, कॉमा कॉमा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो याद रखना, दो कारण बताने वाले वर्ड्स एक साथ मत लगाना, ठीक है। एज, अब कुछ के दिमाग में आएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एज को ही हटा देते हैं। एज को हटा देंगे ना तो इसको कैपिटल लेटर करना होगा। ही वॉज एब्सेंट, सॉरी ही वॉज बिजी, सो तो बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, हमें लिख के तो कोई चेंज करना नहीं है। एज कारण बता ही रहा है, फिर से सो मत लगाना। बट यहाँ का क्या, एज कोई कारण या रीजन नहीं बता रहा, इसके साथ लगा सकते हो। और 6th 7th और 8th भी रॉन्ग है, 7th और 8th भी रॉन्ग है। ओके फटाफट लिखिए, आज कंजंक्शंस आज और कल में खत्म कर लेंगे। रुको एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ आपके ना, रिफ्रेश कर देती हूँ। पांच और 6 वाला रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे एज कारण बता रहा है, क्योंकि वो बिजी था इसलिए तो काम नहीं कर पाया ना। चूंकि भी कारण बता रहा है और सो भी कारण बता रहा है। जब एज ऑलरेडी रीजन बता ही रहा है तो सो मत लगाना। बट यहाँ का सो रीजन नहीं बता रहा है, यहाँ सो का मतलब ही अलग जा रहा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो यहाँ पे लगा सकते हो। ये लॉगिन का सिस्टम चेंज करवा दीजिए। ये मेरा ऐप थोड़ी है कि मैं ऐप चेंज करवा दूंगी। वैसे आप लोग को ये प्रॉब्लम इसलिए आता है ना क्योंकि आप लोग 2-3 के साथ शेयर करके देखते हो, इसीलिए शायद ऐप वालों ने ये सिस्टम रखा है। अब स्मार्ट बनते हो ना कि एक से हम लोग 5 लोग देखेंगे, उसी में बार बार आपको वो सब मांगता होगा पासवर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो लिख लिया हमारे स्टूडेंट्स ने। तो हमारा ये कहानी खत्म हुआ। हमने कल स्टार्ट किया था अनलेस और अनटिल से, ठीक है। हमने अनलेस और अनटिल से पढ़ना शुरू किया था, फिर हमने अनलेस और इफ को कंपेयर किया, ठीक है। फिर इफ को कंपेयर करते हुए हम लोग वेदर और दैट पे चले गए थे। मतलब एक साथ हमने एक ही जगह पे इतने सारे कंजंक्शंस कर लिए थे, ठीक है। अब जो मैंने आपको छोड़ा था ना, अब जो मैंने थोड़ा सा छोड़ा था उस दिन, आप उसको कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, इसको ना या तो मैं अलग से भी करवा सकती हूँ, या तो मैं इसको अलग से भी करवा सकती हूँ, लेकिन अच्छा चलो अब लिख लो। अब एक लिखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम लोगों ने वो कंजंक्शन किया, ठीक है, जो पहले हम लोगों ने एडवर्सेटिव किया, कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन किया था 2 दिन पहले, ठीक है। फिर हमने कौन सा कंजंक्शन किया? कारण बताने वाले कंजंक्शन, ठीक है। कारण बताने में मैंने एज और सिंस और बिकॉज किया था। कल हमने कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन किया था, वो कंजंक्शन जो कंडीशन बताएगा, और कंडीशन में अनटिल अनलेस किया था। अब आ जाओ, अब आ जाओ। ओके, हाँ आज हम करेंगे, मतलब ये तो थोड़ा ही सा है, ज्यादा नहीं है। आज हम वो कंजंक्शन करेंगे ना जो पर्पस बताए। पर्पस मतलब उद्देश्य,
ठीक है, उद्देश्य बताने वाले कंजंक्शन। तो याद रखना सो दैट, एक मैं सो दैट अलग से भी करवाऊंगी, सच दैट, सो दैट अलग से भी करवाऊंगी, बट यहाँ पे याद रखो जब वाक्य में सो और दैट एक साथ आ गया, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये सब पर्पस बताता है। पर्पस मतलब उद्देश्य, जैसे उसने कड़ी मेहनत की, ओके, ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड, देखो उसने कड़ी मेहनत की किस उद्देश्य से, सफल होने के उद्देश्य से। तो पहले आप लिख लो, आप पहले लिख लो ये वाला सेंटेंस, ये वाला पूरा, कि कंजंक्शन डिनोटिंग पर्पस। तो सो दैट भी तो पर्पस बताता है, इन ऑर्डर टू, जैसे मैंने बोला ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, उसने कड़ी मेहनत किया ताकि उसको अच्छे नंबर मिले। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। तो इन ऑर्डर टू भी पर्पस बताता है, सो एज टू भी पर्पस बताता है, लेकिन ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं। और सो दैट और इन ऑर्डर दैट ये ऐसा कंजंक्शन है, ये भी पर्पस बताता है, बट ये कंजंक्शन है। लिखते जाइए। और दूसरा सो कंजंक्शन, और अकेला सो भी कंजंक्शन होता है। एग्जाम में मैंने देखा है जहां सो कंजंक्शन की जरूरत है ना, वहां पे सो दैट लगा देते हैं। ठीक है, ये जो सो है ना, यहाँ का सो रिजल्ट बताता है। सो का मतलब है इसलिए, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए तो पास हो गया। ठीक है, रिजल्ट बताता है, या कहीं कहीं पे रिजल्ट या रीजन बता रहा, रीजन भी लिख सकते हो। और सो दैट पर्पस बताता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, कहीं पे ऐसा भी लिख लो। देखो मैं बताती हूँ, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कंजंक्शंस डिनोटिंग पर्पस, वो कंजंक्शन जो पर्पस बताता है। पर्पस बताने के लिए दो कंजंक्शंस यूज होता है, एक सो दैट और एक इन ऑर्डर दैट, दोनों पर्पस बताता है। और दोनों क्या है, दोनों कंजंक्शन। अब आप बोलोगे मैम इन ऑर्डर वाला भी तो है, इन ऑर्डर टू भी पर्पस बताता है, और एक कंजंक्शन आता है सो एज टू, ये भी तो पर्पस ही बताता है, लेकिन ये है प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का काम करता है, और दोनों पर्पस बताता है। ठीक है, दोनों पर्पस बताता है, लिखते जाइए। और एक वर्ड, एक अलग कंजंक्शन आता है सो। ठीक है, सो तो रिजल्ट से ज्यादा ना, ये आप रिजल्ट मत लिखो यहाँ पे, ये सो भी कारण बताता है, रीजन लिखो, रिजल्ट मत लिखो, रीजन। ये सो का मतलब होता है इसलिए। एग्जाम में कई बार ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं ना जहाँ पे सो दैट लगना चाहिए, लेकिन वहां पे सो लगा देते हैं। इस सो का मतलब है इसलिए, और ये सो दैट का मतलब होता है ताकि, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो जाए। तो ये सो दैट क्या बताता है, ये सो दैट पर्पस बताता है, और ये वाला सो किसी चीज का कारण बताता है, रीजन। ये लिखो पहले आप। जिसको जो दिक्कत है, मैंने आपको जब बैच स्टार्ट हुआ था तो बोला था ना कि जिसको जो भी दिक्कत है, ठीक है, क्या कभी कभी आपके साइड से, सब बच्चों को नहीं, आपके साइड से भी दिक्कत होने लगती है, तो आप इस पर मेल करिए ना, HRUC Live, HRUC Live @ इस पर मेल करिए, फोटो क्लिक करके भेजिए क्या दिख रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम है, वो तुरंत आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर उनसे नहीं होगा तो वो सपोर्ट टीम के पास भेजेंगे। इसको लिखिए, सेंटेंस से क्लियर करती हूँ। ठीक है, बस याद रखना सो दैट कारण बताता, पर्पस बताता है, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू भी पर्पस ही बताता है, बट इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन है, बट इन ऑर्डर दैट कंजंक्शन है, बताता तो दोनों पर्पस है। सो एज टू का मतलब भी होता है ताकि, सो एज टू गेट गुड मार्क्स, कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि, सबका मतलब सेम ही है, बट ये टू वाला प्रेपोजिशन होता है और दैट वाला कंजंक्शन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाए, ही वेंट टू द डॉक्टर। अब सेंटेंस देखना, ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया ताकि मेडिकल चेकअप करवाए। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पर्पस ही बता रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप ये भी पर्पस बता रहा है, और सो डैट भी पर्पस बताता है। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, ये कंजंक्शन है और ये प्रेपोजिशन है, आपको डिसाइड करना है कि वाक्य में क्या चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है ना, कोई सब्जेक्ट वगैरह दिख रहा है, सिर्फ हैव आ गया, और हैव तो वर्ब है। अब आपको लगेगा कि हैव तो वर्ब है और मेडिकल चेकअप नाउन है, तो यहाँ कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा, सीधा वर्ब आ रहा है। तो सो डैट हैव मेडिकल चेकअप नहीं होगा। अगर ऐसा रहता ना, सो दैट ही वुड हैव, अगर ऐसा रहता, ये देखो सब्जेक्ट रहता और ये क्या है, वर्ब। दोनों सेंटेंस में बात, सेकंड और थर्ड सेंटेंस में बात तो मैं सेम ही बोल रही हूँ, डॉक्टर के पास गया मेडिकल चेकअप करवाने। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही आया है, सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या आता है, क्लॉज। और क्लॉज के साथ हम प्रेपोजिशन थोड़ी यूज करेंगे, क्लॉज के साथ कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही वुड हैव मेडिकल चेकअप। बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, सीधा वर्ब आ गया, तो ये वाला इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप, ठीक है, मेडिकल चेकअप नाउन है, उसके साथ हैव लगाओ। नेक्स्ट देखो, ही एनकरेज्ड मी, उसने मेरे को, ये वाला सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये किसी साल के एग्जाम में आया हुआ है। उसने मुझे एनकरेज किया, ठीक है, प्रोत्साहित किया ताकि मैं हिम्मत ना हारूं। तो यहाँ पे सो लगा दिया है, और सो का मतलब तो इसलिए हुआ, और यहाँ तो कोई कारण बता नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई कारण बता नहीं यार, उसने मुझे प्रोत्साहित किया ना ताकि मैं हिम्मत ना हारूं, सो दैट आई माइट नॉट लूज हार्ट। पर ये सेंटेंस का सेंस ये थोड़ी जा रहा है, उसने मुझे इनकरेज किया इसलिए मैं हिम्मत ना हारूं। तो यहाँ पे इसलिए का सेंस नहीं जा रहा है, सो का सेंस नहीं जा रहा, कंजंक्शन गलत लगा दिए, सो दैट लगाओ। सो दैट पर्पस बता रहा है यहाँ, ताकि उसने मुझे एनकरेज ही किया इस उद्देश्य से कि मैं हिम्मत ना हारूं, तो ये गलत है। सो और दैट हमेशा एक साथ होगा जब पर्पस बताएगा। ओके, सो एज टू का मतलब भी सेम है, सब का मतलब होता है ताकि, पर्पस, बट सो एज टू, इन ऑर्डर टू की तरह सो एज टू भी प्रेपोजिशन है। अभी मैं सो दैट को फिर से अलग से भी करवाऊंगी। कभी कभी ना वाक्य में सो दैट एक साथ आता है, जब वाक्य में सो दैट एक साथ आता है तो पर्पस बताता है, सो दैट एक साथ आ रहा है, एक साथ आ रहा है, बट कभी कभी नहीं आता, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। लिखिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ऑर्डर डैट भी आ सकता है शौर्य, सो दैट की जगह इन ऑर्डर डैट भी आ सकता है, बट ऑप्शन में इतना सारा थोड़ी भर के देंगे। 4 नंबर एक बार बताइए। हाँ, उसने मेरे को एनकरेज किया, यहाँ पे एनकरेज किया, यहाँ पर्पस बता रहा है ना, किस उद्देश्य से उसने मुझे प्रोत्साहित किया, ताकि मेरा मनोबल हाई रहे, मैं खुश रहूं, तो पर्पस बता रहा है। पर्पस बताने के लिए सो नहीं लगाते हैं, सो दैट लगाते हैं। चलो ये वाला भी हो गया, यही वाला मैंने छोड़ा था, थोड़ा सा था। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सब तो हो ही गया। कहाँ चली गई? हाँ, अब ये यहाँ तक कर लिया है ना। ओके, यहाँ तक तो मैंने कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट ये भी कंजंक्शन का एक 3 रूल है। ओके, 3 कुछ भी नंबर डाल लीजिए। एग्जाम का ये भी बहुत फेवरेट है, ठीक है, एग्जाम का ये भी फेवरेट है। बोथ के साथ क्या करते हैं, ये बोथ के साथ लिख लीजिए, बोथ के साथ
इसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब वो कंजंक्शन जो पेयर में यूज होता है। ये क्या करेंगे, बोथ के साथ और लगा देंगे। बोथ के साथ और कहाँ से लगेगा, और का मतलब है दो में से कोई एक, ठीक है। हम इधर के साथ और लगा सकते हैं, इधर के साथ और लगा सकते हैं, क्योंकि इधर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। बट बोथ में हम एक की बात नहीं कर रहे हैं ना, बोथ में तो हम दोनों की बात कर रहे हैं। इधर में भी दो लोग हैं और बोथ में भी दो लोग हैं, बट इधर में दो में से बात हो रही है किसी एक की, या तो ये या तो वो। लेकिन बोथ के साथ एग्जाम में और लगा देंगे, बोथ के साथ एग्जाम में विथ लगा देते हैं, बोथ के साथ अलोंग विथ लगा के दे देते हैं, या बोथ के साथ एज वेल एज लगा के दे देते हैं। गलत है, गलत है। बोथ के साथ जब भी लगेगा एंड लगेगा, ठीक है। बोथ के साथ एंड लगेगा। आप साइड में ये भी और लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो ये भी बिटवीन, ठीक है। बिटवीन भी तो दो के बीच में बात हो रही है ना। बिटवीन के साथ एग्जाम में टू लगा के दे देंगे, गलत है। बिटवीन के साथ और लगा के दे देंगे, गलत है। बिटवीन के साथ भी बोथ की तरह एंड का यूज होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आए। बिटवीन के साथ कहने का मतलब ये है कि हम बोथ के साथ भी एंड का यूज करेंगे, ठीक है, और बिटवीन के साथ भी एंड का यूज होगा। दोनों के साथ एंड यूज होता है। बिटवीन के साथ टू लगा देंगे और लगा देंगे, गलत है। बिटवीन के साथ भी एंड और बोथ के साथ भी एंड। फटाफट लिखिए, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर नोट डाल के लिख लो, अगर फ्रॉम आ गया ना, हम बोथ के साथ तो एंड लगाते हैं, या बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं। लेकिन अगर फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम इवनिंग टू मॉर्निंग, फ्रॉम के साथ एंड नहीं लगाएंगे, फ्रॉम के साथ टू लगाते। बिटवीन के साथ एंड लगाओगे, फ्रॉम के साथ टू। ओके, अब इसका क्वेश्चंस देख लीजिए। ये सब में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ये भी लिखवा ही दिया है, लिखना नहीं। बिटवीन के साथ और नहीं आता है, एंड आता है, लिख लिया ये भी आप। अब चलो एक साथ क्वेश्चंस करते हैं। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, मतलब दोनों रिच और अमीर और गरीब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मेनी वाइसेस। वाइसेस मतलब बुराइयां, विच विथ विच आवर सोसाइटी एज वेल एज आवर कंट्री इज इन्फ्लिक्टेड, ठीक है। एक चीज मुझे बता लेने दो, रुक जाओ। एक चीज मैंने लिखा, बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डिड द वर्क, और फिर मैंने लिखा बोथ राम, सॉरी, फिर मैंने लिखा राम as well as his friends did the work। देखो सेंटेंस में अकेला as well as आ सकता है, ओके। सेंटेंस में ना अकेला as well as आ जाएगा, ये सही है। बट यहाँ पे as well as जो लगा है, as well as लगा लेना, बोथ के साथ नहीं आता है। बोथ के साथ as well as नहीं आएगा, बोथ के साथ हमेशा and आएगा। लेकिन बगैर बोथ का अकेला एज वेल एज यूज हो सकता है, ठीक है। ये अकेला यूज हो सकता है। अब मेरे को आपको यही समझाना था, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैम बोथ के साथ तो अभी मैंने बताया है, बोथ के साथ विथ या अलोंग विथ नहीं आता है, बोथ के साथ एंड आता है। कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि मैम आपने ये भी तो बोला है कि बोथ के साथ एज वेल एज भी नहीं आता है, बोथ के साथ एज वेल एज भी नहीं आता, एंड आता है।
तो उनका कंफ्यूजन होगा कि बोथ के साथ विथ या अलॉन्ग विथ भी तो नहीं आता है, और बोथ के साथ एज वेल एज भी तो नहीं आता है, एंड आता है। तो किसको सुधारना है? मैंने क्या बोला है ना, बोथ के साथ। ठीक है, बोथ के साथ देखो, बोथ द रिच एंड द पुअर, ये वाला एंड गलत है। ठीक है, ये वाला एंड गलत है। दोनों अमीर और गरीब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मेनी वाइसेस विच आवर सोसाइटी, ये जो एज वेल एज लगा है ना, ये किसको जोड़ रहा है? ये जो एज वेल एज जोड़ रहा है सोसाइटी को और कंट्री को। ठीक है, यहाँ एज वेल एज को मत हटाना। एज वेल एज तो सेंटेंस में अकेला आ सकता है। ठीक है, आवर सोसाइटी एज वेल एज आवर कंट्री, यहाँ एज वेल एज आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे कहीं बोथ वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ आ सकता है। गड़बड़ी यहाँ पे। अगर ऐसा रहता ना, अगर ऐसा रहता बोथ आवर सोसाइटी, बोथ आवर सोसाइटी एज वेल एज आवर कंट्री, दोनों हमारा सोसाइटी और हमारे समाज में ये सब बुराइयां, तो यहाँ पे बोथ लगा है ना, इसके साथ आप एज वेल एज मत लगाना, एंड लगाना। लेकिन यहाँ तो कुछ बोथ वगैरह नहीं है, तो अकेला एज वेल एज तो लगा ही सकते हो। गड़बड़ी यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट। ओके, कंफ्यूजन में मत आना। नेक्स्ट, अब आ जाओ, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए हमें इंग्लिश और चाइनीज दोनों का नॉलेज चाहिए। अगेन यहाँ भी गड़बड़ है, बोथ, बोथ के साथ एज वेल एज विथ या टुगेदर विथ मत लगाना, एंड लगाना। सी पार्ट में, सी पार्ट में एरर, फटाफट लिखिए। कल मैं देखती हूँ ना, कंजंक्शन खत्म करके आपको कंजंक्शन का शीट देती हूँ, उसको बना के रखना। ये भी हो गया। फॉर दिस जॉब हमें इंग्लिश और चाइनीज दोनों का नॉलेज चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, बोथ पर्सनैलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल लुकिंग वेरी ग्रेटली बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ तो सही है, बिटवीन के साथ, एंड तो यहाँ पे सही लगा है, यहाँ पे गलत है ना, बोथ के साथ एंड लगाना। एक आध एग्जाम्पल भी कॉपी कर लोगे काफी। द चॉइस इज बिटवीन द ग्लोरियस डेथ, आपके पास चॉइस है, या तो बहुत शान से मरो या तो शर्मिंदगी वाली लाइफ को अपनाओ। तो बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ ना और लगाना ना टू लगाना, बिटवीन के साथ भी एंड लगाना, एंड। साइड हो गई हूँ, फटाफट लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब एक और चीज बताना है आपको। चलो ठीक है, बिटवीन इतना टू इतना, यहाँ तो दोनों काम कर सकते हो। देखो, बिटवीन 1944 टू 1947। अच्छा, एक चीज मुझे अलग से समझाने दो। पहले ये देखो, मैंने लिखा, नोट डाल के लिखो, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी आ सकता है। नोट, मैंने लिखा मीट मी बिटवीन 2 to 3। ठीक है, आप मुझसे 2 से 3 के बीच में मिलो। ओके, और फिर मैंने लिखा मीट मी फ्रॉम 2 to 3। आप मुझसे 2 से 3 के बीच में आके मिल सकते हो। तो यहाँ हम देखो क्या कर सकते हैं, बिटवीन है, ठीक है, यहाँ पे बिटवीन है, और बिटवीन के साथ तो 2 नहीं लग सकता है।
बिटवीन के साथ तो टू लगेगा नहीं, बिटवीन के साथ तो एंड लगता है, बट हम फ्रॉम के साथ तो टू लगा सकते हैं ना, फ्रॉम के साथ टू लगा सकते हैं, बट बिटवीन के साथ जब भी लगेगा, बिटवीन के साथ जब भी लगेगा एंड ही लगेगा, बट फ्रॉम के साथ हम टू लगा सकते हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, लेकिन दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस है। आप मुझसे 2 से 3 के बीच में आके मिलो। जब भी बिटवीन आ गया ना, तो आप मुझसे, बिटवीन का क्या अर्थ निकल रहा है, आप मुझसे 2 से 3 के बीच में आके मिल लो। 2 से 3 के बीच में आप मुझसे 2:10 में भी आके मिल सकते हो, 2:40 में भी आके मिल सकते हो, 2:15 में भी आके मिल सकते हो, ठीक है, कभी भी 2:45, मतलब 2 से 3 के बीच में। कभी आपको मैंने 2 से 3 का ड्यूरेशन दिया है, स्लॉट दिया है, उसमें आप कभी भी आके मिल सकते हो। लेकिन फ्रॉम 2 to 3 का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब है ना कि कोई भी काम कंटिन्यूएशन में बिना रुके हो रहा है। जैसे आपको मुझसे 2 से 3 तक, मतलब 2 से 3 मिलना है, मतलब आपको पूरे 1 घंटे मेरे साथ रहना है, ठीक है। जब आपका एग्जामिनेशन शुरू होता है ना, तो आपका इसमें क्या है ना कि एक टाइम पीरियड दिया है, इसके बीच में आप कभी भी आके मुझसे मिल लो, 2:10, 2:20, 30 कभी भी आके मिल लो। बट फ्रॉम का मतलब होता है कोई भी काम बिना रुके कंटिन्यूएशन में हो रहा है। जैसे आपका एग्जाम जो होता है ना, आपका एग्जाम होगा फ्रॉम, जैसे मैंने लिखा द एग्जाम इज फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम जो होता है, एग्जाम तो बीच में रुकता नहीं है ना, एग्जाम 1 घंटे का है, मतलब वो लगातार चलेगा। जब भी बिना रुके लगातार का सेंस आए ना, तो वहां बिटवीन मत लगाना, वहां फ्रॉम टू लगाना। फ्रॉम 2 to 3 का मतलब है लगातार 2 से 3 तक एग्जाम चलेगा। बट अभी मैंने बोला आप मुझसे 2 से 3 में आके कभी भी मिल लेना, तो यहाँ लगातार का सेंस नहीं है, कभी भी आके मिल सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक आपके स्टेनो में एक क्वेश्चन आया था, आप पहले इसको लिखो। एक स्टेनो में एक क्वेश्चन आया था, ऐसा था, आवर वकेशन, बहुत मुझे लग रहा है 4-5 साल पहले, आवर वकेशन, ये स्लैश को ना एक गलत जगह, मतलब ऐसा जगह पे दिया था कि आपको लगेगा कि अरे दोनों तो हो सकता है। आवर वकेशन इज बिटवीन 17th May to 17th June, और लास्ट वाला नो एरर, ठीक है, लास्ट वाला नो एरर था। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता, कुछ स्टूडेंट्स को लगता कि मैम बिटवीन के साथ तो एंड आता है। जिसको ये लगता बिटवीन के साथ, ये जो स्लैश है ना, अलग अलग जगह पे दे दिया है जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो लगता कि हमारी छुट्टियाँ 17 मई से लेकर 17 जून तक है। कुछ को लगेगा कि मैम बिटवीन के साथ तो टू या और नहीं आता, एंड आता है, तो उनका आंसर सी होगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा ना, अरे टू तो सही है, बिटवीन को ही फ्रॉम में बदल देते हैं, फ्रॉम के साथ तो टू लग सकता है, तो उनका आंसर क्या होगा? उनका आंसर बी होगा। ये स्लैश को ऐसा जगह पे डाला है कि आपको लगेगा कि दोनों की पॉसिबिलिटी है, बट हम करेंगे तो एक ही चीज। तो अभी मैंने इसीलिए बताया, आपकी जो छुट्टियां है ना वो लगातार है। ऐसा नहीं है कि 17 मई से आपकी छुट्टी शुरू हुई, 17 मई से, फिर बीच में स्कूल खुल गया, फिर छुट्टी हुई, फिर स्कूल खुल गया। तो ये वाला जो डेट है ना, आपकी छुट्टियां लगातार थी, लगातार 17 मई से 17 जून तक है। और जब भी लगातार कंटिन्यूएशन का सेंस आए ना, तो उस केस में हम फ्रॉम लगाते हैं। इसका मतलब है ये टू सही है, गड़बड़ी इसमें फ्रॉम, फ्रॉम। ओके, तो ऐसा भी देख, नो एरर थोड़ी है। अब ये वाला सेंटेंस देखो, ये वाला सेंटेंस में देखो, यहाँ पे स्लैश एक ऐसा जगह पे लगा दिया है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको बिटवीन के साथ या तो एंड लगा दो, एरर तो इसी पार्ट में। और कुछ बच्चे को लगेगा कि अरे टू लगा है, तो चलो इस टू को हटा के रहने देते हैं, इसको फ्रॉम कर देते हैं, तो यहाँ तो इसको ऐसा जगह पे दिया है ना कि आपके मन में जो कुछ भी आए, एरर तो इसी पार्ट में। बिटवीन को बिटवीन रखते हो तो एंड लगा दो, अगर टू को टू रखते हो तो इसके साथ फ्रॉम लगा दो, एरर तो इसी पार्ट में। बट पिछला वाले सेंटेंस में इन्होंने क्या किया था, क्योंकि पिछला वाला सेंटेंस में ना स्लैश को एक अलग ही जगह पे डाल दिया था जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो सही क्या होगा,
अब मुझे बताओ कि हमारा 1944 से लेकर लगातार 47 तक, मतलब 44, 45, 46, 47 से लेकर लगातार के साइंस आ रहा है, तो इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना ऐसा, फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगातार का सेंस आ रहा है, तो वैसे आप एरर तो इसी पार्ट में है, बट लगातार का सेंस है ना, लगातार का सेंस है तो आप फ्रॉम लगाओगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट वही है। मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्लैश अगर वकेशन वाला टाइप आ गया तो उस केस में क्या करना है, यहाँ तो चलो ठीक है, बिटवीन वाला कहानी खत्म, लेस तो मैंने करवा ही दिया है, ठीक है, बिटवीन और बोथ में ज्यादा करना नहीं था, बिटवीन और बोथ के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, और ये लेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही, लेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में हमने पढ़ लिया है। दो और ऑल्दो भी आपको मैंने करवा दिया, ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन में दो और ऑल्दो के साथ बट नहीं आता है, येट, ये भी हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बस दिखा देती हूँ, दो डिफिकल्ट, यद्यपि वो बहुत डिफिकल्ट था बट फिर भी मैं उसको करूंगा, दो के साथ बट आता, और ये भी आपको बताया ना, दो के साथ बट नहीं आता है, सॉरी यट आता है, लेकिन कभी कभी दो और ऑल दो के साथ यट नहीं आता है, उसकी जगह कॉमा भी आ जाता है, वो भी करेक्ट है, ये मत सोचना कि कॉमा आ गया है। ओके, ये करवा दिया है, ठीक है, अब आ जाओ, हाँ अब ये वाला आपको करवाना है, एज और सो एज, ये तो इस बार इस बार ये मेंस या प्री में आया है, लेकिन क्या किया है बच्चों ने, बहुत कहाँ पे यहाँ पे फंस रहे हो ना, बता रही थी, ये मेंस में आया है, इस बार के मेंस में, और काफी सारे बच्चे ना, इतना पढ़ाने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आ गए, इसमें कैसे फंसते हो मैं बता रही हूँ, ठीक है, बच्चा कहाँ फंसता है, इसलिए आप मत फंसना, एक बार दिमाग में बैठा लो कि इसके बारे में मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आ गए जबकि बहुत ईजी था। ये देखो, सबसे पहले ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी ये रूल लिख लो, सबसे पहले याद रखना है कि एज जब भी आपको वाक्य में एज और सो एज दिख गया, अब इस ऐसे किसी भी वाक्य में एज और सो एज दिख गया, उस वाक्य में तीन ही तरह का एरर हो सकता है। सबसे पहले तो कंजंक्शन का, ठीक है, कंजंक्शन का, और दूसरा एरर किसका होगा, एक तो ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का एरर रहेगा ही, ओके, और दूसरा एरर एज और सो एज में क्या आता है कि एज और सो एज से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन किसी के गुण का होता है, कंपैरिजन हम किसी एडजेक्टिव का कर सकते हैं या एडवर्ब का, ठीक है, तो सो एज और एज वाला सेंटेंस दिख जाए ना, तो वैसे सेंटेंस में देख लेना कि कंजंक्शन सही है कि नहीं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब सही है कि नहीं। अब हम तीनों को एक साथ डील करेंगे, ठीक है, तीनों को एक साथ डील करते हैं। सबसे पहले इस बार मेंस में आया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ना जब बच्चों का रॉन्ग हुआ था कि ये तो इतना अच्छे से छोटा सा चीज ये गलत करके आ गए। सबसे पहले याद रखो कि ये जो एज है ना, एज स्मॉल लेटर में लिखो, एज एक एज कारण बताता है, एज ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ पाया, एक एज से कारण बताता है, या एक एज का मतलब जैसा भी होता है, एज यू सो शैल यू रीप, तो वहां एज का मतलब अलग है, बट यहाँ एज दो एज आ जाता है ना, तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये यूज होता है कंपैरिजन के लिए, तो दिमाग में बैठा लो, और सो एज यूज होता है, ये भी यूज होता है कंपैरिजन के लिए, दोनों कंजंक्शन है और दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बट आपको लगेगा ना कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस यही है कि एज का यूज ना पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखो, पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, और सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। देयर वॉज वन गर्ल जिसने मेंस का जब आंसर किया है ना, उसने बोला कि मैम आंसर गलत भेज दिया है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। देखो कहाँ पे कंफ्यूज होते हो, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, और आपने तो बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में एज का यूज, वहां क्या किया था ना कि नेगेटिव सेंटेंस में एज का यूज कर दिया,
जो बच्चे ने गलती की है, इसी गलती को मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप ना करना, ठीक है। उसके दिमाग, वो सेंटेंस नेगेटिव था और वो नेगेटिव सेंटेंस में इस बार के मेंस में एज लगा हुआ था और उस गर्ल को लगा कि ये गलत है। उसने इसको क्या किया कि एज को सो एज में बदल दिया, क्योंकि उसने ये याद रखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस में एज और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एज का यूज नेगेटिव में भी कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एज के साथ नॉट लगाया था, नेगेटिव सेंटेंस में एज का यूज किया था और उस गर्ल ने उसको सो एज कर दिया, तो वहां पे कोई एरर था ही नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस में भी एज का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में दोनों आता है, बट पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ एज। इसको मैं दो तरीके से समझाती हूँ। एज का यूज पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, ठीक है, दोनों में। बट सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में। तो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में एज लगाया हुआ है ना, सेंटेंस नेगेटिव है और एज लगा है, तो वहां पे कोई गलती नहीं है, उसको सो एज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम, ठीक है, सो एज नेगेटिव में तो लगाते ही हैं, बट हम एज नेगेटिव में भी लगा सकते हैं। ओके, नेगेटिव में भी एज का यूज हो सकता है। गलती नहीं करना यहाँ पे, ओके। नेगेटिव में भी एज लगा है तो उसको सुधार के सो एज मत करना, क्योंकि एज का यूज भी नेगेटिव में होता है। चलो, एक तो ये हो गया। आप बोलोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एज भी कंजंक्शन है और सो एज भी कंजंक्शन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बस यही डिफरेंस है, एज का यूज दोनों में कर लेना और सो एज का यूज सिर्फ नेगेटिव में, सो एज सिर्फ नेगेटिव में। बट इसका मतलब नहीं है कि नेगेटिव में सिर्फ सो एज ही होगा, नेगेटिव में हम एज भी कर सकते हैं। क्या अभी एग्जाम्पल दे रही, एक तो ये हो गया। अच्छा, पहला वाला सेंटेंस, एक तो ये हो गया। पहले लिखिए, एक एरर तो ऐसा वाला आएगा, ठीक है। आप लोग ऐसा गलती मत करना कि नेगेटिव देख के सो एज लगा देना, हम नेगेटिव में एज का भी यूज कर लेते हैं, ओके। ये वाला लिख लिया है ना। और दूसरा क्या एरर आएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कैसे एरर आता है बता रही, क्योंकि एज और सो एज से हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन प्रेपोजिशन का नहीं होता है, कंपैरिजन कंजंक्शन का नहीं होता है। हम कंपैरिजन एडजेक्टिव और एडवर्ब का करते हैं, या तो किसी व्यक्ति की विशेषता का कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम कैसा है उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो जब भी सो एज और एज आ गया तो एक तो याद रखना, एज और सो एज में बता दिया, ठीक है। एज और सो एज में कंजंक्शन का एरर आता है, एज का यूज पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, नेगेटिव में दोनों यूज कर सकते हो और सो एज हमेशा नेगेटिव। और दूसरा याद रखना है कि एक एज से कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए। एक एज तो कारण बताता है, देखो, एज ही वॉज बिजी ही कुडेंट कम, एक एज तो कारण बताता है। जैसा बोगे, एज यू सो शैल यू रीप, तो यहाँ अलग अलग मतलब जा रहा है, बट हमें एज से कंपैरिजन करना है और एक एज से यहाँ पे कहीं कंपैरिजन नहीं हो रहा। कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए। जैसे मैंने लिखा, ही इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। पहले तो आपको क्या बोला है मैंने कि जब भी सेंटेंस में एज दिख गया, पहले देख लो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर मैं ऐसा भी लगाती, सेंटेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटेंस में तो एज यूज होता ही है। अब बच्चा हमारा गलती क्या करता है, ही इज नॉट एज टॉलर। जैसे उस गर्ल ने किया, उसको लगा कि नेगेटिव सेंटेंस में, उसने क्या किया ना, उसने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में तो एज लगता है, उसने देखा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है और उसने एज को सो में बदल दिया। ठीक है, सो एज नेगेटिव में तो लगता है, लेकिन हम एज भी नेगेटिव में लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कहीं भी नहीं है। अब गड़बड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे कंजंक्शन हमारा सही है, हम एज का यूज पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं। अब गड़बड़ी हमारा कहाँ पे है, बस याद रखना है। दूसरा वाला एरर जो आता है कि एज और सो एज के बीच में
एज और सो एज क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया, उसका डिग्री पॉजिटिव रहता है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। ये जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ। ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब आ गया, उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। बता रही हूँ। अभी ये क्वेश्चन रॉन्ग था, यहाँ पे टॉल होना चाहिए था, और यहाँ भी टॉलर नहीं होना चाहिए था, टॉल होना चाहिए था। बता रही हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी फिर से लिख के बता रही हूँ। देखो, थोड़ा बहुत आपने एडजेक्टिव्स पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव डिग्री लिख दूंगी, पॉजिटिव सेंटेंस तो पता है, बट डिग्री आपको हो सकता है दिक्कत हो रही होगी। जैसे एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है, इसको मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है दो के बीच में, दो लोग या दो चीज के बीच में। और यहाँ सुपरलेटिव में मोर देन 2, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना गुड, ठीक है, गुड बोलते हैं, गुड। गुड का मतलब अच्छा है, वो उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा। और बेटर का मतलब है दो के बीच में अच्छा, और बेस्ट का मतलब होता है बहुतों के बीच में। सुपर है, सुपरलेटिव डिग्री दो से बीच के ज्यादा के बीच में हो सकता है, ओके। तो इसी को हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ये वाइज है, वाइज का मतलब है समझदार है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा। अब मैंने लिखा वाइजर, जब भी ईआर आ गया ना, वाइजर आ गया, इसका मतलब है कि दो के बीच में ज्यादा समझदार है। और वाइजेस्ट मतलब बहुत ज्यादा समझदार है, बहुतों के बीच में उसका कंपैरिजन हो रहा है। उसी तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में सुंदर, ठीक है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है। बट हम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं लगाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल। मोर का मतलब है दो के बीच में ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुतों के बीच में सबसे सुंदर, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा बताना है, वैसे तो हम एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे ही। अगर मैं सिंपली लिख दूं ना कि एज से हम कंपैरिजन करते हैं, अगर एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया तो वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री का वो एडजेक्टिव होता है जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच में हो रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है। जिस तरह एडजेक्टिव्स का डिग्रीज बनता है, उसी तरह एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, ठीक है। एडवर्ब का भी डिग्री बनता है। जैसे मैंने लिखा स्लो, स्लो तो एडजेक्टिव है, तो स्लो का क्या बनेगा, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट। तो ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन अब अगर मुझे एडवर्ब बनाना है, तो एडवर्ब में मैं लिखूंगी स्लोली। स्लोली एडवर्ब है, और एडवर्ब का भी डिग्री बनता है। यहाँ पे मैं लिखूंगी मोर स्लोली, दो के बीच में ज्यादा स्लोली है। और फिर मैं लिखूंगी मोस्ट स्लोली, मोस्ट स्लोली मतलब बहुत स्लोली। पहले तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ये क्लियर हो रहा है? अभी उसको छोड़ो, ये क्लियर है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज बनते हैं, या एडवर्ब का भी 3 डिग्री बनता है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव, और एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना, दो के बीच में ज्यादा अच्छा है, दो के बीच में ज्यादा समझदार, दो के बीच में ज्यादा ब्यूटीफुल, दो के बीच में ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहा है, और ये तो बहुतों के बीच में, ठीक है। तो ये आपके डिग्रीज है, इससे मत कंफ्यूज होना, ये अलग है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, और वहां में डिग्रीज की बात कर रही। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ तो अभी आपने बोला कि एज से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, एज से, और अभी आप बोल रहे हो कि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाओ, पॉजिटिव डिग्री लगाओ जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाने का कारण एक ही है, क्योंकि ये एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, ठीक है। ये एज कंजंक्शन ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री मत लगाना, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाना, ठीक है। यही कारण है।
कि एज वाला कंजंक्शन इज ऑलरेडी डूइंग द कंपैरिजन, देन फिर से कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज करो। ओके तो ये याद रखना कि एज के साथ एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में, सो एज नेगेटिव में, और ये दोनों के बीच में, एज के बीच में या सो एज के बीच में कोई एडजेक्टिव या आ गया दोनों के बीच, या कोई एडवर्ब आ गया, कोई एडजेक्टिव आ गया या कोई एडवर्ब आ गया, तो इन दोनों का डिग्री पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव डिग्री रखना। अभी एग्जांपल दो रही हूं, और इन दोनों के बीच में, सो एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री रखना। क्यों? आप बोलोगे मैम यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं डाला? दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए क्योंकि ये कंजंक्शन ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही दे रहा है, तो फिर से कंपैरिजन वाला वर्ड मत, एडवर्ब या एडजेक्टिव मत डालना, पॉजिटिव वाला डाल, पॉजिटिव वाला। अभी एक एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही, तो एज के से रिलेटेड 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक तो एज सो एज पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब लेता है, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, और सो एज हमेशा नेगेटिव में, और एक एज से, ठीक है, कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन के लिए या तो 2 एज चाहिए या तो सो के साथ एज चाहिए। ओके अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, यही लिखा है मैंने, एज और सो एज, ये यूज होता है कंपैरिजन इन पॉजिटिव। काइंडली एकदम ये गलत फहमी में मत रखिएगा कि मैम जहां भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया ना तो वहां सो एज लगाएंगे। ठीक है, सो एज का नेगेटिव में होता है, बट नेगेटिव में हम एज भी लगाते हैं, एज हम दोनों में लगा सकते हैं। अगर नेगेटिव है ना तो वहां एज भी आया है फिर भी सही है, और सो एज भी आया है फिर भी सही है। अब ऐसा नहीं है कि एज को सो एज में बदलना, फिर भी सही है। ठीक है, ये हो गया। और अभी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अब देखो, ही इज एज टॉलर एज हिज यंगर ब्रदर, वो उसका कंपैरिजन हो रहा है ना, उसके कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, भाई की तरह टॉल है, लंबा है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। यहाँ कंजंक्शन तो सही है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। हम नेगेटिव में भी एज का यूज करते हैं, यहाँ सो मत करना, पॉजिटिव में भी करते हैं, तो यहाँ कंजंक्शन तो सही है। गड़बड़ी प्रेपोजिशन सॉरी एडजेक्टिव वाली है कि एज के बीच में ना कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मत लगाना। टॉलर, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलर तो कंपैरेटिव है ना, तो आप मत लगाना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, तो फिर से टॉलर क्यों लगाएंगे, टॉल लगाएंगे। यहाँ भी टॉलर हटा के टॉल लगा। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो भाई, यहाँ गड़बड़ी कुछ और है। यहाँ इन दोनों के बीच में रिस्पेक्टफुल पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ एरर, यहाँ का ऊपर वाले सेंटेंस में कंजंक्शन सही था, एरर एडजेक्टिव वाला था, बट यहाँ पे एडजेक्टिव सही है, एरर कंजंक्शन वाला। ही इज सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, ही इज सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, वो गांधी जी की तरह सम्मानीय है, और ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम सो एज का यूज नहीं करते हैं। सो एज का यूज तो हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है, सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में, तो यहां लगाओगे एज एज अगर ये ऐसा रहता, ही इज नॉट एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, गांधी जी की तरह सम्मानीय नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि नीचे वाले सेंटेंस में क्या एरर है। नीचे वाले सेंटेंस में क्या एरर है? ऊपर वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव था, और पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम सो एज नहीं लगाते हैं, सो एज तो नेगेटिव में होता है, लेकिन वहां पे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो सही था। अब मेरे को बताओ लास्ट वाला सेंटेंस ना, अब बच्चा यही गलती करेगा, इसीलिए मैं बार बार इसको बोल रही हूँ। अब बच्चा देखेगा अरे नॉट लगा है, और नॉट वाले सेंटेंस में तो नेगेटिव सेंटेंस में तो सो एज आना चाहिए, और इसको वो सो में बदलेगा। नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में हम एक दो कर भी रहे हैं, अरे एक दो कर भी रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में तो मैम ने सो एज बोला है, अरे नेगेटिव सेंटेंस में एज भी होता है, नो एरर है,
कोई एरर नहीं है। मत करना गलती। तो ये बात हो गई। अब देखो, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये भी एग्जाम में आया, इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में सो मत लगा देना। नेगेटिव सेंटेंस में सो एज होता है, बट नेगेटिव में एज भी होता है। एज सही है, बट एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री चाहिए ना। एज बेटर एज नहीं होगा, एज गुड एज ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर। अब देखो, एज के बीच में कंपैरेटिव नहीं डालो, पॉजिटिव डालो। इसको मैं अलग से करवाऊंगी, थर्ड वालों को अभी मत कॉपी करना है। थर्ड वाले सेंटेंस को कॉपी मत करना, इसको मैं 3 सेंटेंस को लगातार एक साथ लिखूंगी। ये वाला सेंटेंस इस बार के नहीं, ये वाला जो सेंटेंस है ना, पिछले बार के मेंस में आया है। ठीक है, पिछले बार के मेंस में आया है, बट एसएससी ने इसका आंसर गलत दे दिया था। सेम मिस्टेक मैं करती है, आप लोग गलत कर देते हो। ये मेंस में आया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था, और एसएससी ने आंसर गलत दिया था, बाद में सुधार दिया था। गलत आंसर देना तो उनकी हैबिट ही हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, नोट डालो। He is as tall, if not, तीनों सेंटेंस लिखिए, taller than his brother. इसको फिर से मैं एडजेक्टिव में भी आपको पढ़ाऊंगी। He is as taller as, if not taller than his brother, ऐसा सेंटेंस भी मिलेगा। He is, इसीलिए मैं तीनों को एक साथ लिख रही हूँ, as tall, if not more taller than his brother। ठीक है, और ये इतना बता दूं आपको, इतना बता दूं कि तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। पहले आप कॉपी करो, तीनों सेंटेंस रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बताती हूँ। ये सो एज का यूज कब करे बताइए। सबसे ज्यादा लड़कियां कंफ्यूज होती हैं। ठीक है, ये जो गलती किया है ना, किसी लड़की ने ही किया है। ठीक है कृति, कि मैम सो एज का यूज कब करे बताइए। सो एज का यूज नेगेटिव में करिए, नेगेटिव में, बट एज का यूज पॉजिटिव में भी करिए, नेगेटिव में भी करिए। सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव वाले में ही करिएगा, बट कभी कभी नेगेटिव आ गया है और वहां एज है तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होता है। तो ये जो कंफ्यूजन लड़कियों को ज्यादा होता है, लड़कियों को ज्यादा होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित है। लड़कियों को अगर बोल दिया जाए कि रेड कलर का लिपस्टिक का 10 शेड दे दिया जाए, ठीक है, लाइट रेड, पिंक रेड, चेरी रेड, ये रेड, ओके, क्या होता है वो, हाँ, रेजिन वाला रेड, उसमें तो आराम से चुन लेते हैं। लड़कियों को लिपस्टिक रेड कलर 10 दे दो, उसमें चुनने में कंफ्यूजन नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन ये सो एज और एज में। बुरा लग गया होगा, नो ऑफेंस प्लीज, ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में बोल दिया है।
बुरा नहीं मानना है। हाँ, ये भी उनका क्वालिटी है कि 10 तरह के लिपस्टिक के शेड में वो अपना चुन लेते हैं। चलो आ जाओ, तीनों सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ही इज एज टॉल, भाई की तरह टॉल है लेकिन भाई से ज्यादा नहीं। बोलते हैं ना भाई, ठीक ठीक है, भाई की तरह लंबा है बट उससे ज्यादा नहीं। ही इज एज टॉल, अगर भाई से लंबा नहीं है लेकिन फिर भी भाई की तरह लंबाई उसकी है, ठीक है। सब सेंटेंस का मतलब ये। पहला सेंटेंस इसलिए रॉन्ग है, पहला सेंटेंस में मैंने बताया कि एक एज से कभी कंपैरिजन नहीं होता है, उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो एक एस से कंपैरिजन नहीं करते, कंपैरिजन के लिए 2 एस चाहिए। तो यहाँ एक एस तो लगा हुआ था, एक और आपको लगाना था। दूसरा सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ तो 2 एस लगाया है लेकिन हमने पढ़ा है ना कि एज से कंपैरिजन हो ही रहा है तो फिर पॉजिटिव डिग्री लगाना, एज टॉल एज। और तीसरा वाला रॉन्ग इसलिए है, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो एज भी लगा है और पॉजिटिव डिग्री भी लगा, यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे है, मोर टॉलर। देखो जिसका ईआर लगा के बनता है ना, यहाँ पे 2 कंपेरेटिव लगा दिया मैंने, इसको मैं आपको फिर से एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगी। जब टॉल का कंपेरेटिव टॉलर बनता ही है, वीक का कंपेरेटिव वीकर बनते ही है, तो उसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है। वो एडजेक्टिव्स जिसका ईआर लगा के कंपेरेटिव बनता है उसमें फिर से मोर मत लगाना, ऐसे तो 2 कंपेरेटिव हो जाएगा, मत लगाना। हम मोर कब लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है तो हम वहां पे मोर लगाते हैं। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं बनता है तो हम मोर इंटेलिजेंट लगाते हैं, बट टॉल का तो टॉलर बनते ही, मोर मत लगा। ओके, ये भी हो गया। ऐसा नहीं है ना, नहीं मैम मुझे पता है, लड़कियां कंफ्यूज नहीं होती है, लड़के तो वो तो भर भर के कंफ्यूज्ड। द गर्ल्स दे हैव यूनिक टैलेंट्स, दे आर मल्टीटास्कर्स, एक समय बहुत सारा काम कर ले। ये आ सकता है, ओके। दोनों एक साथ नहीं लगाना, जब टॉल का ईआर लगा के टॉलर बनता है मोर मत लगाना। चलो ये भी खत्म कहानी। कहाँ चला गया, ये हो गया, तीनों एक साथ लिखा था। अब आ जाओ, ये तो बताया भी था, एज और सिंस। ये देखो लिख लो कहीं पे, ये मैंने वैसे बता भी दिया, एज सिंस बिकॉज, ये सब कैसे कंजंक्शन, ये सब कारण बताने वाले कंजंक्शन, ठीक है। रुको, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, इससे कुछ एरर्स आने वाला है नहीं। ऐसा नोट डाल के लिख लीजिए, एज सिंस, ये बता भी दिया मैंने, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये क्या बताता है, कारण बताता है ना, रीजन है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया, कारण बताता है। सब इंटरचेंजेबल है, एक के जगह दूसरा लगा सकते हो। और फिर मैंने आपको लिखवाया था बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ भी तो कारण ही बताता है, लिखवा दिया है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, और ये एज सिंस एंड और कंजंक्शन, ये लिख लिया है ना, ओके। ये हाँ, ये आपने लिख लिया है। मोर टॉलर की जगह टॉलर लिखिए, मोर हटा दीजिए, मोर हटा दीजिए, ये तो आपने लिख भी लिया है, ठीक है। हाँ ये हो गया है, बस अब क्या, हाँ ये आपका हो गया है, एज सिंस बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं है, ये कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, और ये भी करवा दिया है ना, इसको भी मत लिखो, ठीक है। यहाँ एज कारण बता रहा है, फिर इसके साथ सो मत लगाना, कॉमा लगा दो, बट जैसा बोगे ऐसा पाओगे में तो सही है। सिंस कारण बता रहा है, सिंस के साथ देयरफॉर मत लगाना, ठीक है। बिकॉज भी कारण बता रहा है, और देयरफॉर सो भी कारण बता रहा है, इसके साथ सो मत लगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं ओनली टॉलर होगा, ओके। नहीं लिखना है, ठीक है, ये उड़ा नहीं रही हूँ मैं लिखते गई हूँ, इसको दोबारा नहीं लिखना। हाँ, और ये भी हो गया है, ये भी लिख लिया है ना, बट ऑल्दो, दो, वाइल, डिस्पाइट, इंस्पाइट और डिस्पाइट का यूज कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में होता है, लेकिन इंस्पाइट और डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, और बट ऑल्दो वाइल ये सब कंजंक्शन है, ठीक है। और सिंस और एज का यूज नहीं होता। आपको लिखवाया था ना कहीं पे, एक मिनट, और यही वाला एग्जाम्पल दिया था, सिंस नदियों को इंटरलिंक कर देंगे तो हम बाढ़ से निजात पा सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है।
नदियों को जोड़ने से बाढ़ पे निजात पाई जा सकती है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। ये सेंटेंस मैंने करवा दिया था, ठीक है, ये एग्जाम सीपीओ वगैरह में आया था, मत लिखना। अब यहां से लिखना, 9th नंबर लिखिए, जो भी आपका नंबर है लिखिए। द रीजन के साथ ऐसा लिख, अगर हमारा वाक्य द रीजन से स्टार्ट हो रहा है तो द रीजन के साथ बिकॉज मत लगाना। द रीजन के साथ बिकॉज कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। द रीजन के साथ कौन से कंजंक्शन का यूज होता है? दैट का। ऐसा लिखो, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, बिकॉज नहीं लगाएंगे। लेकिन द रीजन के साथ हम ड्यू टू भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि द रीजन भी कारण बता रहा है, ठीक है, और बिकॉज भी कारण बता रहा है, तो बिकॉज मत लगाना। जब गलत कंजंक्शन लगा है तो उसकी जगह सही कंजंक्शन लगाओगे ना, दैट। उसी तरह ड्यू टू भी तो कारण बताता है, ओके, और द रीजन भी कारण बताता है, तो ड्यू टू भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। द रीजन कारण बताता है, इसके साथ ड्यू टू भी मत लगाना। लेकिन अब मुझे बताओ, यहां तो मैंने बता दिया कि द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगेगा, दैट लगेगा, लेकिन द रीजन के साथ भी ड्यू टू नहीं लगेगा, तो क्या यहाँ पे दैट लग सकता है? नहीं। इसका कारण बता रही हूँ कि द रीजन के साथ अब बिकॉज कंजंक्शन गलत होता है, आप सही कंजंक्शन दैट लगाओगे। लेकिन अगर द रीजन के साथ ड्यू टू लगा है, बिकॉज हटा के दैट लगाओगे, बट ड्यू टू लगा के आप दैट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हटा के हम कंजंक्शन थोड़ी लगाएंगे। हम गलत कंजंक्शन हटा के सही कंजंक्शन लगा सकते हैं, बट हम प्रेपोजिशन को हटा के जगह ड्यू टू लगा है तो वहां कंजंक्शन थोड़ी लगेगा, दैट नहीं लगेगा। नो वर्ड। अगर बिकॉज के साथ ड्यू टू लगा है ना, तो वहां पे दैट भी मत लगाना, कोई वर्ड की जरूरत नहीं है, नो वर्ड रिक्वायर्ड। आप ऐसा लिखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ओके। द रीजन के साथ, द रीजन वर्ड के साथ बिकॉज और ड्यू टू मत लगाना, दैट लगाना। लेकिन बिकॉज की जगह तो डैट लगा दोगे, बट ड्यू टू की जगह डैट नहीं लगा सकते, क्योंकि ड्यू टू प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन हटता है तो उसके बदले कोई कंजंक्शन थोड़ी आएगा, कोई प्रेपोजिशन ही आएगा, बट यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, कोई वर्ड की जरूरत नहीं है, सिंपली हटा देना, ड्यू टू को हटा देना, बट यहाँ बिकॉज हटा के सही डैट लगाना। कारण बता ही दिया मैंने, क्योंकि कारण इसलिए बता दिया, कंजंक्शन गलत है तो उसकी जगह कंजंक्शन लगाना, बट प्रेपोजिशन गलत है तो उसकी जगह कंजंक्शन तो नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल दे रही, ओके। सेंटेंस देखो, द रीजन वाई ही फेल्ड। द रीजन के साथ कुछ को लगता है कि द रीजन के साथ वाई नहीं होता, सही है। द रीजन वाई ही फेल्ड वॉज बिकॉज ही वॉज टू केयरलेस। और दूसरा सेंटेंस में भी मैंने वही बात बोला है, उसके फेलियर का कारण उसकी लापरवाही थी। अब देखो, ये ड्यू टू क्या है? ड्यू टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, ड्यू टू प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया है ना, केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही। केयरलेसनेस भाववाचक संज्ञा है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। बट यहाँ पे देखो, ये बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, ठीक है, क्लॉज आ गया, और प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता ना, बट ही तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ ये कंजंक्शन है। और यहाँ देखो, द रीजन से वाक्य शुरू हो रहा है, और आपने पढ़ा है कि द रीजन के साथ, द रीजन तो ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, उसके साथ बिकॉज कंजंक्शन गलत है, दोबारा कारण बताने वाले कंजंक्शन नहीं लगाए, यहाँ पे दैट लगाए, दैट। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो रीजन कारण बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ ड्यू टू भी कारण बता रहा है, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे दैट लगा दे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि दैट तो कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज चाहिए, बट हमारे पास तो सिर्फ नाउन है, कोई प्रेपोजिशन हटेगा तो हम कंजंक्शन नहीं लगा सकते। यहाँ पे कुछ मत लगाओ, हटा दो। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज हिज केयरलेसनेस। प्रेपोजिशन हटता है तो कोई वर्ड की जरूरत नहीं है, बट अगर कंजंक्शन गलत हटता है तो सही कंजंक्शन लगाना है। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज, अगेन कंजंक्शन हट रहा है, द रीजन के साथ दैट लगाना।
रिफिल चेंज करना हो दैट। ओके, कंजंक्शन चैप्टर, शुरू के चैप्टर्स में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, शुरू के चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कंजंक्शन है, वर्ब है, टेंस है, ये सब चैप्टर्स में टाइम लगेगा। ओके, ये भी हो गया। हाँ, अब आ जाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। ये भी एक रूल है, बहुत अच्छा रूल है। एक होता है लाइक। लाइक का दो मतलब होता है। एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, किसी चीज को आप लाइक कर रहे हो, लाइक म्यूजिक, पसंद करना। और एक लाइक का मतलब होता है ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरे जैसा गाता है। एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, ठीक है। और जहां लाइक पसंद करने के सेंस में है, ओके, जहां लाइक पसंद करने के सेंस में है वहां का लाइक वर्ब है। और जहां लाइक के जैसा, ही सिंग्स लाइक मी, वो प्रेपोजिशन है। के जैसा का सेंस आ रहा है वहां प्रेपोजिशन। लिखते जाओ फटाफट, जब मैं लिख रही हूँ आप भी लिखते जाइए, उसीलिए मैं थोड़ा सा साइड होके ही लिखती हूँ। लाइक का, एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और एक लाइक का मतलब होता है के जैसा। जैसे मैंने लिखा आई लाइक म्यूजिक, लिख दिया, मुझे म्यूजिक पसंद है। तो यहाँ पे आई हमारे वाक्य का क्या है? आई हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और लाइक म्यूजिक, सॉरी लाइक वर्ब है और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। यहाँ का लाइक मैंने वर्ब की तरह काम करवाया। और फिर यहाँ मैंने लिखा ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है। तो यहाँ का लाइक वर्ब नहीं है ना, यहाँ का वर्ब तो सिंग्स है। यहाँ का वर्ब जो है सिंग्स है, इसका मतलब है यहाँ का लाइक वर्ब था, बट यहाँ का वर्ब तो सिंग्स आ गया। अब यहाँ लाइक का मतलब क्या है? यहाँ ऊपर लाइक का मतलब है पसंद करना है, वर्ब है, और वो मेरे जैसा गाता है, तो यहाँ का लाइक प्रेपोजिशन है, ठीक है। लाइक प्रेपोजिशन भी होता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, मी मी मी। कितना धीरे धीरे तो बता रही हूँ, बार बार एक ही चीज पूछते हो। ओके, चलो ये क्लियर हो गया, ठीक है। लाइक वर्ब भी होता है, लाइक प्रेपोजिशन भी होता है। और लाइक का उल्टा क्या होता है? एक लाइक का उल्टा ना डिसलाइक होता है। ठीक है, एक लाइक का उल्टा वीडियो को पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर देते हो। एक लाइक का उल्टा डिसलाइक होता है, और एक लाइक का उल्टा होता है अनलाइक। ये सब बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? क्या हाल है पारुल चौहान? अभी विकास कुमार तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। पारुल चौहान की हालत ठीक है, आप अपनी देखो। एक लाइक का मतलब होता है, एक लाइक का उल्टा होता है डिसलाइक। डिसलाइक करना, पसंद करने का उल्टा है नापसंद करना, ठीक है। और जिस लाइक का मतलब के जैसा होता है ना, उसका उल्टा होता है अनलाइक। ये अनलाइक का मतलब ये मत समझना कि नापसंद करना, नापसंद होता है डिसलाइक। अनलाइक का मतलब है ये के जैसा का उल्टा है, के जैसा नहीं, के जैसा नहीं, ओके। और जहां लाइक का उल्टा नापसंद है, जब लाइक पसंद करने के सेंस में था तो वर्ब है, उसी तरह नापसंद में भी वो वर्ब ही होगा। और जहां लाइक का मतलब के जैसा प्रेपोजिशन के सेंस में था, उसी तरह अनलाइक के जैसा नहीं भी प्रेपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि लाइक वर्ब है, लाइक प्रेपोजिशन भी है, उसी तरह डिसलाइक वर्ब है और अनलाइक प्रेपोजिशन है। अनलाइक का मतलब नापसंद नहीं है, अनलाइक का मतलब होता है के जैसा नहीं, इसका उल्टा है। और नापसंद करना तो डिसलाइक करना, ओके।
आपको जब मैं सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाऊंगी ना, ठीक है, आपको जब मैं सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाऊंगी उसमें एक ऐसा क्वेश्चन देंगी, ही अनलाइक हिज ब्रदर्स इज और आर स्मार्ट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, के जैसा नहीं, ही अपने भाइयों के जैसा नहीं है, ही स्मार्ट है, ठीक है। ही अनलाइक, ही अपने भाइयों के जैसा नहीं है, ही स्मार्ट है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या होगा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब में भी आपको काम करेगा। आपको लगेगा कि ही को देखते हैं तो इज लगेगा, अगर भाइयों को देखते हैं तो आर लगेगा। तो क्या किया जाए उस केस में ना, इसको देखो, ये अनलाइक क्या है? अनलाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन हमें अपना वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, हमें अपना वर्ब लगाते समय हमें तो अपना सब्जेक्ट देखना है, तो इज लगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब भी हमारा सेंटेंस अनलाइक से, एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, तो हम पहला वाला को क्यों देखते हैं? क्योंकि ये अनलाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला को हम नहीं देख सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, वर्ब ने एग्रीमेंट सब्जेक्ट से, ओके। तो इतना दूर क्लियर है, मुझे बताना कुछ और है। अभी मैंने पूरा आपको लाइक वाला, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन भी होता है, लाइक प्रेपोजिशन भी होता है, लाइक वर्ब भी होता है, उसी तरह डिसलाइक वर्ब भी होता है, अनलाइक प्रेपोजिशन होता है, ओके। लेकिन मुझे बताना कुछ और है। अब मुझे आपको प्रेपोजिशन तो पढ़ाना नहीं है, अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंजंक्शन, ओके। राइट नाउ आई एम टीचिंग कंजंक्शन। तो अभी मेरे को ये कॉपी कर लिया सबने, इसको भी करना जरूरी है। अब देखो, अब मुझे आपको डिफरेंस बताना है। एक एस का मतलब के जैसा भी होता है, ठीक है। एक एस बता रही हूँ, अभी तो मैंने एस का बहुत सारा मतलब बताया ना, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना। एक एस से तो, एक तो हम दो एस यूज करते, दो एस तो कंपैरिजन के लिए, एक एस कारण भी बता रहा है, एक जैसा बोओगे ऐसा पाओगे, और एक एस का मतलब के जैसा भी होता है। जैसे बता रही हूँ, लाइक का मतलब भी के जैसा, ठीक है, और एक एस का मतलब भी होता है के जैसा। एज और लाइक में एग्जाम में क्या करते हैं, जहां लाइक की जरूरत है एज लगा देंगे, जहां एज की जरूरत है वहां पे लाइक लगा देंगे। तो लाइक और एज दोनों का मतलब के जैसा, बट याद रखना है कि ये जो लाइक होता है, दिस इज अ प्रेपोजिशन। अभी तक आप बार बार देख रहे हो ना कि मैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन वाले ऑप्शंस बहुत दे रही हूँ। जहां प्रेपोजिशन की जरूरत है वहां कंजंक्शन लगा देंगे, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है वहां प्रेपोजिशन लगा देंगे। जहां पे क्लॉज वगैरह हो, ठीक है, जहां पे क्लॉज वगैरह हो वहां पे कंजंक्शन लगाना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। और जहां ऑब्जेक्ट वगैरह हो वहां पे प्रेपोजिशन लगाना, क्योंकि प्रेपोजिशन क्लॉज नहीं लेता, ऑब्जेक्ट लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि एज और लाइक में क्या डिफरेंस है। तो लाइक इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। लाइक के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए ना, क्योंकि लाइक के बाद ऑब्जेक्ट क्यों आता है, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बट एज के बाद, एज इज फॉलोड बाय अ क्लॉज। एज के बाद क्लॉज आता है, क्यों? क्लॉज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि एज कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, और लाइक के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। लिखिए, एग्जांपल दे रही हूँ। कल कोशिश करती हूँ कंजंक्शंस खत्म करने की, बट देखते हैं। डाउट बना रही हूँ, थोड़ा सा डाउट वाला जो मेल दिया था ना, पता नहीं वो ये गूगल ब्लॉक कर दे रहा है, विकास जो आईडी बना रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उस दिन एक डाउट वाला दिया था ना आपको, HR UC लाइव डाउट, ऐसा कुछ ग्रुप बना के दिया था, HR UC लाइव डाउट। और उसमें बहुत सारे बच्चे भेजने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन नहीं जा रहा होगा, पता नहीं। उसने, विकास ने बोला पता नहीं मैम, गूगल ने इस आईडी को ना ब्लॉक ही कर दिया है।
ठीक है। फिर उसने एक और बनाया, रानी मैम डाउट ग्रुप, वो भी उसका पता नहीं आईडी क्यों ब्लॉक हो जा रहा है, और दूसरे टीम मेंबर वाला सही हो रहा है। तो उसने बोला मैम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बोलिएगा 2-3 दिन का टाइम देने के लिए। सही वाला आईडी बन जा रहा है ना, उसके बाद फिर मैं आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही। एज कंजंक्शन होता है, तो एज के बाद क्लॉज लाना। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अब एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, ये वाला तो आपने लिख लिया, ठीक है। ही सिंग्स लाइक मी, तो ये सही है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन आया है तो एक ऑब्जेक्ट डालोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइक भी रखती दोनों में से एक, तो हम यहाँ पे लाइक नहीं लगा सकते हैं ना, कि ही सिंग्स, ये वो मेरी तरह गाता है, और यहाँ पे जैसा वो गाता है वो मेरी तरह गाता है, जैसा मैं गाता हूँ वैसा वो गाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आया तो आपने लाइक लगा दिया। अगर मैं चॉइस में देती कि क्या लगाना है, लाइक या एज, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के साथ तो प्रेपोजिशन चाहिए, एज तो कंजंक्शन है। बट यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। तो यहाँ तो प्रेपोजिशन नहीं चाहिए ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आई तो कभी आएगा ही नहीं, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बट आई तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम एज लगाए, एज क्लोज टेस्ट और पैसेज का नोट्स बनता है कहीं। ही इंजॉयज ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक, यहाँ भी देखो वो हर तरह की म्यूजिक इंजॉय करती है जैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ भी तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ लाइक तो लगा नहीं सकते। लाइक लगाऊंगी तो लाइक आई कभी भी नहीं होगा, लाइक के बाद हमेशा मी है, ठीक है। तो यहाँ पे एज लगाओगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है ना, और किसके साथ क्लॉज आता है, कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन, एक मिनट देखती हूँ और भी सेंटेंस है। हाँ, अगर सेंटेंस ऐसा रहता, शी सिंग्स लाइक आई डू, गलत होता ना, क्योंकि लाइक के बाद आई डू तो आएगा नहीं, लाइक के बाद तो मी आना चाहिए। तो यहाँ पे एज लगाओ। पीछे और भी सेंटेंसेस। क्लोज्ड पैसेज का नोट्स नहीं बनता है, बस प्रैक्टिस करके वहीं पे खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आई। The teacher asked the students to go to market and buy some fruit as apples, oranges, guavas, etc. टीचर ने बच्चों को बोला कि जाओ और कुछ खरीद के लेके आओ। तो as नहीं होगा ना, एग्जाम्पल दिया जा रहा, लाइक, क्योंकि as तो कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ना, क्लॉज। बट यहाँ पे कहीं भी वर्ब वगैरह थोड़ी दिख रहा है। ओके, लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास एक्सेट्रा। यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट। आपको ठीक उसी तरह से करना है ना जैसे मैंने किया है। तो लाइक आई थोड़ी होगा, लाइक मी, यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक मी होता तो सही होता। ओके, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और क्लॉज के साथ प्रेपोजिशन थोड़ी डाल, कंजंक्शन डाल। हो जाएगा। अंग्रेज है ना, वो सबसे नहीं सीखना है। अंग्रेज के गाना से ग्रामर सीखेंगे। ओके, लिख लिया ये। हाँ,
अब नेक्स्ट आ जाओ, ये 11th नंबर है, ये भी इजी है, इसको भी जल्दी से करवा के खत्म करती हूँ। कल हम एक बहुत अच्छा वाला करने वाले हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा कि सच के साथ भी दैट लगता है, और एक सो दैट आज भी पढ़ाया, कल भी मैं आपको सो दैट पढ़ाऊंगी। कल का जो मैं सो दैट करवाऊंगी ना, वो सो के साथ दैट बिछड़ के आएगा। आज हमने सो दैट एक साथ किया ना, सो दैट एक साथ रहे, तो मतलब इसमें डिटेल में डिस्कशन करने वाले। ओके, और अभी अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ने इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वाला क्यों छोड़ के रखा है। उसको करवाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगी, इन्वर्जन, उसके बाद उसको करेंगे। चलो पहले ये देख लो, रैदर के साथ, ठीक है, ये लिख लो, और यहाँ पे एक और लिख लो, रैदर वर्ड के साथ। हम रैदर का यूज कब करते हैं, जब हम दो के बीच में चुनते हैं, रैदर के साथ, अदर के साथ, नो अदर के साथ, या अदर वर्ड हो या नो अदर हो, उसके साथ एग्जाम में बट लगा के दे देंगे, गलत है, देन लगाना। उसी तरह एल्स के साथ, ठीक है, एल्स के साथ बट, सॉरी, एल्स के साथ, नथिंग एल्स के साथ, ठीक है, इसके साथ उल्टा देन लगा के दे देंगे, गलत है, इसके साथ बट लगाना, ठीक है, याद रखना है, एल्स नथिंग एल्स के साथ बट लगाना, रादर के साथ बट नहीं लगाना, देन लगा। आज मैं आपका 1 बजे वो खत्म करवाऊंगी, क्या 1 बजे आपका टेंस वाला चैप्टर खत्म करवाऊं। ठीक है, नथिंग एल्स के साथ, चलो एग्जांपल्स दे देती हूँ। ये वही वाला लिखा है, नथिंग एल्स के साथ देन मत लगाना, बट लगाना। आई हैव नो अदर क्लेम, मेरे पास संपत्ति के अलावा दावा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये है ना नो अदर, नो अदर के साथ बट नहीं लगाओ, देन। उसी तरह आई वुड रैदर हैव द बैट, अच्छा हो कि मैं बॉल की जगह बैट ही ले लूं, तो रैदर के साथ और भी मत लगाना, रैदर के साथ भी देन। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, उसको पीस, शांति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, एल्स के साथ नथिंग एल्स के साथ बट। कॉपी करिए, यहीं पे एंड करती हूँ। इट इज नथिंग एल्स, ये और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें ऐसी चीजें बोलने पे मजबूर कर रहा है। नथिंग एल्स के साथ ध्यान नहीं लाया, ये तो याद करने वाला है। कुछ कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं, डन करो मैम। जब तक आपका डाउट का ग्रुप नहीं बन रहा है ना, तब तक मैं देखती हूँ। इस सैटरडे कोई किसी से मिलना जुलना ना हो, क्योंकि सैटरडे को ना बाकी सारा बुक से रिलेटेड मिलना जुलने का काम होता है, तो मैं फिर आपका एक एक्स्ट्रा क्लास रखवा दूंगी। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बस आईडी उसका ठीक से क्रिएट हो जाए, काम करने लगे। मैं आपको कंजंक्शन चैप्टर दूंगी, ठीक है, कंजंक्शन खत्म करवा के आपको कंजंक्शन का शीट दे दूंगी, और कोशिश करती हूँ कि सैटरडे को, जब तक डाउट बैच नहीं शुरू हो रहा है, तो इस बैच में जो कंजंक्शन का शीट दिया है ना, उसको सॉल्व करवा दो। ओके, तो हमारा कम से कम क्लास आगे बढ़ता रहेगा, क्लास आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो यहीं पे एंड किया जाए। कल हम अभी और भी बहुत अभी है, शेल्डम इफ नेवर, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और फिर हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, इन्वर्जन। ओके, मतलब है सच दैट सो दैट, इसको बहुत डिटेल में करना है, इन्वर्जन करना है, इधर और नीदर नॉर है। चलो ठीक है, एंड किया जाए, हड़बड़ाना नहीं है। ग्रामर को एक ही बार करना है, सबसे ज़्यादा टाइम ग्रामर लेता है, टीचर के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी, तो ग्रामर सबसे ज़्यादा टाइम लेना है, बट ग्रामर को बस पहली बार, फर्स्ट एंड लास्ट, अंतिम बार, बार बार ग्रामर का बैच नहीं करते, एक ही बार में अच्छे से समझ लेना। ओके, तो एंड किया जाए। तो फ्रेजल वर्ब की क्लास भी है 11:30।
मतलब ऐसा समझना है ना कि सामने वाला पूछे तो आप समझा सको, क्या हड़बड़ाना नहीं है। सैटरडे को आपका क्लास डाल दूंगी।